एक माँ उबालती रही पत्थर रात भर, बच्चे फरेब खाकर चटाई पर सो गए। बेइंतहा गरीबी, भूखमरी और लाचारी के चादर में सिमटी एक समुदाय। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के नक्शे से विलुप्त होती एक जनजाति बिरहोर के बारे में। बिरहोर एक आदिम जनजाति है जो कि गिरिडीह के कई क्षेत्रों में निवास कर रही है। बिरहोर जनजाति जहाँ रहते हैं उन्हें टंडा कहा जाता है और गिरिडीह के बगोदर समेत कई अन्य इलाकों में काली चट्टान समेत अन्य टंडाओं में उनका निवास होता है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं उन टंडाओं में जहाँ पर बिरहोर जाति निवास कर रही है और करवाते हैं आपको उनसे परिचित। वीर का अर्थ होता है जंगल और होड़ का अर्थ मानव होता है, यानी जंगलों में रहने वाले लोगों को बिरहोर कहा जाता था, जो कि बोलचाल की भाषा में अब बिरहोर हो गया है। बिरहोर छोटा नागपुर क्षेत्र के नागवंशी समुदाय से अलग होकर हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और दूसरे जिलों में फैले हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार आदिम जनजाति की आबादी 2,92,369 थी। इनमें महज 10,726 बिरहोर की आबादी है। ये आदिम जनजाति विलुप्त होने के कगार पर है। यही वजह है कि सरकार इनके संरक्षण के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। हालांकि सरकारी प्रयास इनके उत्थान के लिए नाकाफी साबित हो रहा है। गिरिडीह के सरिया, बगोदर जैसे विभिन्न गांवों में भी बिरहोर पाए जाते हैं। इनके रहने की जगह को बिरहोर टंडा कहा जाता है। बिरहोर के बारे में हमारे जहन में आदिम जनजाति की वो तस्वीर है जिसमें ये पारंपरिक वेशभूषा में दिखते हैं, नाचते गाते हैं, अपनी भाषा में बात करते हुए जंगल में पेड़ों के नीचे नाचते गाते होंगे। तो उस तस्वीर को भुला दीजिए। अब आदिम जनजाति ऐसे नहीं दिखते हैं। झारखंड की माटी में जल, जंगल, जमीन के साथ अपनी भाषा, संस्कृति और सभ्यता को बचाने वाले बिरहोरों का अस्तित्व खतरे में है। हालांकि सरकार ने जंगलों में रहने वाले इन आदिवासियों व बिरहोरों के उत्थान में भी कई कदम उठाए हैं, फिर भी ये आदिम जनजाति विलुप्त होने के कगार पर है। 9 अगस्त आदिवासी दिवस है। झारखंड की पहचान जंगलों से है और उन जंगलों को बिरहोर जाति के लोगों ने सहेज कर रखा है। जंगलों में जड़ी बूटियों के बारे में ज्ञान में ये दूसरी आदिम जनजातियों से अलग है। इन्हें आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का बहुत ज्ञान होता है। इन्हें जंगली बेलों से रस्सियां बनाने में महारत हासिल है, लेकिन धीरे धीरे जंगली बेलों की जगह प्लास्टिक के बोरे से निकले धागे ने ले ली है। अब रस्सी बनाकर बेचना और बकरी पालन करना इनका मुख्य पेशा बन गया है। सरकार ने बिरहोर को संरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। दुर्गम पहाड़ों पर सरकार ने बिजली पानी पहुंचाया है। बिरहोरों के लिए घर बनाए गए हैं। स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र है। सभी बिरहोर को सरकार की तरफ से पेंशन भी दिया जाता है। इसके बावजूद बिरहोर जाति का विकास नहीं हो रहा है। इसकी वजह उनकी जड़ों में यानी जंगल में रोजगार मिलना नहीं है। 2011 की जनगणना के बाद 2024 तक बिरहोर की आबादी में महज 22% की वृद्धि हुई है, जबकि दूसरे समुदाय की आबादी में इस दौरान 50 से 80% की वृद्धि हुई है। बिरहोर की आबादी में वृद्धि नहीं होने की वजह सिमटता जंगल, कुपोषण और ज्यादा शराब पीने की लत है। बिरहोर में अंधविश्वास और जादू टोना झाड़ फूक पर ज्यादा विश्वास होने की वजह से ये डॉक्टर के पास जाने से परहेज करते हैं। इसकी वजह से भी मृत्यु दर अधिक है। यहाँ की ज्यादातर महिलाएं सिंदूर और मंगलसूत्र पहने नजर आती है। कपसा बाबा इनके आराध्य देव हैं, तो वहीं लुगुबुरु और हिंदू देवी देवता की भी पूजा ये करते हैं। इनकी बोली बिरहोर है, जो संथाली भाषा से मिलती जुलती है। सोहराय बिरहोर कर्मा इनकी गायन शैली है। तो देखा आपने इनका जीवन कितना ज्यादा दूभर था। बिरहोर एक ऐसी जनजाति है जो कि धीरे धीरे विलुप्तता के कगार पर है। सरकार के द्वारा इनके संरक्षण के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अन्य प्रयासों की तरह ये भी उनके लिए पर्याप्त नहीं है। आइए अब चर्चा करते हैं बिरहोर जनजाति के पिछले कुछ सालों के वैकल्पिक परिवर्तन के बारे में। बिरहोर विकास समिति के द्वारा इनके उत्थान के लिए कई सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं।
तो आइए संक्षिप्त में हम नजर डालते हैं बिरहोर विकास समिति के ऊपर। विलुप्त होती आदिम जनजाति का संरक्षण के लिए गिरिडीह में 1.5 दशक पहले बिरहोर विकास समिति का गठन किया गया था। झारखंड के विख्यात उद्योगपति डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया की अध्यक्षता में बिरहोर विकास समिति ने बगोदर और सरिया इलाके के विभिन्न बिरहोर टंडाओं में इनके संरक्षण के लिए कई प्रयास किया। उनके स्वरोजगार की व्यवस्था की गई, वहीं जिला प्रशासन के सहयोग से उनके आवास की भी व्यवस्था की गई। विकास समिति बीच बीच में मेडिकल कैंप लगाकर उनके स्वास्थ्य की जांच करवाई और बीमार पड़ने पर इनका इलाज भी करवाया। वहीं बिरहोर समाज के बच्चों के बेहतर पठन पाठन और शिक्षा देने की योजना तैयार की गई। इसके बाद जिला प्रशासन ने गिरिडीह शहर के बॉर्डर में आदर्श छात्रावास की नींव रखी। इस छात्रावास में बिरहोर समाज के बच्चों का चयन कर इन्हें यहाँ कार्मेल व अन्य विद्यालयों में नामांकन करवाया गया। बच्चों को बेहतर माहौल देने के लिए यहाँ बीच बीच में इवेंट भी करवाए जाते हैं ताकि यह मुख्य धारा में कदम ताल कर सके। होली, दीपावली जैसे त्योहारों में यहाँ विशेष आयोजन किए जाते हैं। बता दें कि इस छात्रावास का संचालन मोंगिया स्टील के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया के सौजन्य से हो रहा है। मोंगिया परिवार के लोग, खासकर मोंगिया स्टील के निदेशक त्रिलोचन कौर मोंगिया भी बच्चों के साथ त्योहार में शामिल होती है और इनका उत्साहवर्धन करती है। कुल मिलाकर जंगलों और पहाड़ों में रहने वाले बिरहोर समाज के बच्चे आज वैकल्पिक धारा से निकलकर मुख्य धारा में आम बच्चों की तरह अपने भविष्य को बड़ा आकार देने में लगे हुए हैं। बिरहोर जनजाति के प्रगति के लिए झारखंड के जाने माने उद्योगपति डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया जी अथक प्रयास में जुटे हुए हैं। वे उनके शिक्षा के लिए मील का पत्थर रख रहे हैं। कहते हैं ना कि शिक्षा शेरनी का दूध होती है और शिक्षा से ही जग जीता जा सकता है। डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया जी बिरहोर जनजाति के वर्तमान को सुधार कर उनके भविष्य को संवारने का काम कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया जी से। तो आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है इस परिकल्पना को उड़ान देने वाले झारखंड के जाने माने उद्योगपति डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया जी। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि इस पहल की शुरुआत उन्होंने कहाँ से की। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि एक उद्योगपति का जीवन बहुत ही ग्लैमरस होता है और आम आवाम के दुनिया से और दिनचर्या से बिल्कुल हटकर होता है। तो सर, ऐसे में आपको इस पहल की शुरुआत करने का आइडिया कहाँ से आया? सबसे पहली बात यह है कि ग्लैमरस नहीं हो पाता है। अपने काम को अच्छे से करने के लिए इसमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है। कोई भी काम को आप किसी मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं, कहीं भी हो, आप किसी भी जगह पर हो, नौकरी करें, कोई भी काम करें, तो उसमें बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। और जिस समय आप पूरी मेहनत से काम नहीं करते तो आप किसी काम में पूरी तरह सफलता नहीं पा पाते, अच्छी तरह से उसको आप मुकाम तक नहीं पहुंचा पाते। इसलिए ग्लैमरस तो हो नहीं सकता है। और दूसरी बात है कि ये परिकल्पना जो मुझे मिली है, ये सबसे बड़ी बात है कि बिजनेसमैन अपने बिजनेस में खोया होता है। उसका एकदम एक टारगेट होता है कि हम कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाएं, लेकिन इसके साथ साथ में आम लोगों से मिलना जुलना जो होता है, इसी क्रम में मुझे उस वक़्त मैडम मदना डाडेल यहाँ पर उपायुक्त थी गिरिडीह की, उन्होंने हमें बुलाया और हमारे कामकाज को देखते हुए कहा कि आपका कामकाज सब अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा काम कीजिए जो समाज के लिए भी ज़रूरी हो। तो हमने उनसे बातचीत करी और उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे बताया और उन्होंने मुझे बताया कि ऐसी एक प्रजाति है जो कि बिल्कुल जंगलों में रहती है, ना उन्हें हमारी भाषा से कोई मतलब है, ना उनका कोई रहन सहन है, और वो पेड़ों पर रह रहे हैं, जंगलों में रह रहे हैं, वो घुमंतु हैं, मतलब कहीं पर भी एक जगह नहीं टिक करके रहते हैं। तो ऐसे में उनके जीवन बहुत माने दूभर हो चुका है और जंगल तो घटते जा रहे हैं और ऐसे भी उनके माने जानवर भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो उनका सारा जीवन जो है और उनकी उम्र जो है बिल्कुल घट रही है और प्रिमिटिव्स हैं, मतलब है कि ना उनकी आबादी बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, एकदम ख़त्म होने के कगार पर है, बहुत कम आबादी घट रही है। तो ऐसी परिस्थिति में उनका कुछ सहयोग हमें करना चाहिए। उन्होंने मुझे साथ जा कर के सभी जगह, उनके टंडा होते हैं जो हर जगह शिफ्ट होते रहते हैं, टंडा में जा कर के सब जगह जाके उनके पास में मिलवाया। वो थोड़ी माने दुभाषिया टाइप का भी ये कर लेती थी, उनकी भाषा भी समझ लेती थी, बात भी उनसे कर लेती थी, लेकिन फिर भी बहुत परेशानी हुई, इसलिए कि वो लोग जो थे वो कभी चाहते नहीं हैं कि हम लोग उनके पास जाएं। वो हम लोग को अलग लोग समझते हैं, वो अलग प्रजाति हैं और वो लोग जंगलों में, पेड़ों में जिस तरह से रहते हैं उस तरह से आम आदमी नहीं रह रहा। तो इसके वजह से वो लोग हमसे मिलने में बहुत परेशानी होने लगी, लेकिन उनकी ज़रूरत थी।
उनकी आवश्यकता यह थी कि उनके पास अनाज नहीं, उनके पास खाने का व्यवस्था नहीं, उनके साथ सारी चीज़ों की परेशानियां, तो उनकी जिस तरह के रीति रिवाज थे वो बहुत पुराने तरह के थे, जो कि अब के समय में बहुत ही कठिन परिस्थितियां हो चुकी थी। और उनकी उम्र जो है वो मैक्सिमम 40 साल जाते जाते वो मरने लगते थे, मर जाते थे तकरीबन 40 साल के ऊपर उससे ऊपर हमें सिर्फ एक 43 साल का उस समय मिल रहा था, सारे ठंडा में मिला करके। तो कहने का मतलब है कि उनके एज वगैरह सारी और लाइफ सारी स्ट्रगल में बीत जाती है, खाने का इंतजाम नहीं, मर जाते हैं। तो उनका लालन पालन के लिए, उनकी सारी व्यवस्थाएं करने के लिए मुझे उनसे साथ जोड़ा गया। और उस समय में मैडम वंदना डाडेल ने बिरहोर विकास समिति का गठन किया, जिसमें मुझे फाउंडर प्रेसिडेंट बनाया, जो कि मैं आज तक हूँ। और उसके बाद फिर हमारी टीम बनी, हम लोगों ने सरकार के सहयोग से इसको कामकाज शुरू किया, लेकिन मैडम के ट्रांसफ़र होने के बाद ये सहयोग भी बंद हो गया और उसके बाद फिर ये सारी जिम्मेवारी हमारे ऊपर में आ पड़ी। लेकिन तब तक हम इतना घुल मिल चुके थे, उनके साथ में आना जाना और उनको अनाज देना या उनको जैसी आवश्यकता होती है, जैसे मान लीजिए उनको मुर्गा या माने ये बकरा या जो भी जैसे उनका इस तरह का व्यवस्था करें तो ताकि वो हमसे मिलें, वो उनका ये एक जुड़ाव बना रहे। तो अनाज के लिए हमने 20 ड्रम चावल भर के पहली बार उनके गांव-गांव में लगवाए कि उनको चावल कम से कम मिले। इस प्रकार जब शुरुआत हमने करी तो धीरे धीरे जैसा जैसे मेरा लगाव बढ़ता चला गया, मैडम के चले जाने के बाद भी फिर जब हमने अच्छा काम शुरू किया तो मैडम ने उसी समय हमारे कामकाज को देखते हुए एक हॉस्टल के लिए कामकाज शुरू करवा दिया था, जो कि कामकाज तो देखिए समय लग जाता है। 2014 में हॉस्टल जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से बन के मिला, लेकिन हमारा कामकाज चूँकि अच्छा चल रहा था, उस समय हमारे पास में धीरे धीरे बच्चे बढ़ रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन बच्चों को पढ़ाना है, उन बच्चों को लाना है, गिरिडीह में हॉस्टल में रखना है। तो पहले हम लोगों ने एकदम माने छोटी सी समझिए बहुत कमज़ोर जैसी व्यवस्था करके भी, लेकिन उन बच्चों को यहाँ रखना शुरू किया, खिलाना पिलाना शुरू किया। उनके पास अपने खाने का नहीं होता था तो बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे। कम से कम वो ये समझने लगे कि हमारे बच्चों को ये लोग अच्छे से लालन पालन कर रहे हैं। और जब हमारे यहाँ से बच्चे अच्छे कपड़े पहन के, सिर में तेल लगा करके और एक अच्छे सुसज्जित तरीके से जब लौटते थे वापस, तो उनको देख के बहुत खुशी होती थी। इस भरोसे पर उन्होंने और भी अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं या गाँव के जो दूसरे बच्चे हैं हमारे पास भेजना शुरू किए और धीरे धीरे हमारे पास में काफ़ी संख्या में ये बच्चे आ गए, बिरहोर बच्चे। और सिर्फ आज तक हमारे हॉस्टल में सिर्फ बिरहोर बच्चे ही हैं। हमारे पास में बिरहोर विकास समिति में दूसरे कोई बच्चे नहीं हैं। सिर्फ बिरहोर का जो कार्यक्रम है, बिरहोर के बच्चे हैं, बिरहोर के परिवार जो हैं, उनके ये राशन कार्ड बन जाएं, उनके आधार कार्ड बन जाएं, उनकी वोटर आईडी मिल जाए, इस तरह से उनको जितना आगे बढ़ाया जा सके और उनके खाने पीने की कोई व्यवस्था हो जाए, उनके पेड़ लगवा दें, उनकी कुछ खेती करवा दें। उनको मुर्गी पालन वगैरह करवाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इस तरह का मैंने जब भी काम करवाया तो सब खा जाके ख़त्म कर देते थे, तो टिकता नहीं है। लेकिन फिर भी जितना हो सका धीरे धीरे उन्हें इस चीज़ में प्रशिक्षण देना और ये कार्यक्रम जब हमने, लेकिन जब प्रशासन का इधर से हमारा सहयोग ख़त्म हो गया तो जब हमने अपने पैसों से शुरू किया तो हमने यही कोशिश की कि जितना तक हो सके उनके करें। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं समझता था कि पढ़ाई होना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे जितना भी पढ़ जाएंगे, मैं ये नहीं कहता कि एक दिन में सारे बच्चे पढ़ लिख के पहुँच जाएंगे, माने अच्छी क्लासों में पहुँच जाएंगे। होता क्या है कि धीरे धीरे पढ़ाई के प्रति लगाव बढ़ता है। लेकिन मैं ये चाहता था कि एक दो बच्चे भी पढ़ करके अगर सरकारी नौकरी में लग जाएंगे तो तुरंत से उसका प्रभाव पड़ने लगेगा। सबसे पहला ये प्रभाव पड़ा कि 2-4 बच्चे पढ़े, उससे कुछ बच्चे आगे बढ़े, तो 2-4-5 क्लास पढ़ते पढ़ते वो हमारी भाषा, हम लोगों के साथ उठना बैठना, मिलना जुलने के साथ साथ, जैसे ये सरकारी स्कूल में पचम्बा में पढ़ने लग गए, तो पढ़ते पढ़ते उन लोग सबके साथ मिलते जुलते और इतने समझदार हो गए कि वो कोई ट्रैक्टर चलाने भाग जाता है, कोई कुछ भाग जाता है, टिक नहीं रहे बच्चे। तो हमने बच्चों को 2-4 क्लास पढ़ने के बाद सबसे बड़ी बात है पैसा गिनना सीख गया, कुछ काम काज करने लग गया। तो बच्चों जो उनके माँ बाप हैं उनको लगता है कि अब तो हमारा बच्चा बहुत कमाने लग गया। तो इस तरह से बहुत बच्चे जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ते बढ़ते हमारी 100 से ऊपर हो गई। और मुझे बहुत खुशी हुई कि हमने तो सिर्फ ये गिरिडीह में शुरू किया था, लेकिन इसका प्रभाव इतना पड़ा कि हजारीबाग, कोडरमा और यहाँ तक कि रामगढ़ तक के भी बच्चे जो हैं वो अपने आप एक दूसरे से कैसे ये लोग संपर्क में आए मुझे नहीं पता, लेकिन इनके बच्चे हमारे पास में आने लग गए। और इनको गर्मियों में, सर्दियों में, हर समय में ले जाना, ले आना और इनके माँ बाप से मिलवाते रहना, ये सब काम काज जब हमने शुरू किया तो मुझे ये लगा कि ये काम अब बहुत अच्छा हो गया। और उसके बाद फिर मैं इससे ऐसा जुड़ गया कि आज तक जुड़ा हुआ हूँ।
सर, जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी पहल की शुरुआत करने से समय काफ़ी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस पहल की शुरुआती दौर में आपको किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? सबसे पहले चुनौतियों का सामना तो यही हुआ कि जिस टंडा में भी हम लोग जाते थे तो वो लोग हम लोग से बात नहीं करना चाहते थे। वो लोग यहाँ तक कि पत्थर मार के हमें भगा देना चाहते थे। लेकिन फिर भी जैसे धीरे धीरे उन लोगों को सबसे पहले मुर्गा हाथ में लेके जाते थे, 2-4 मुर्गे उनके हाथ में दे दिए तो उन लोगों को कुछ इससे थोड़ा सा लगता था कि कुछ देने के लिए आए हैं। और धीरे धीरे उनसे उनको अनाज देना और सब करते करते, और उनके बच्चों को कोई भी अपने गोद से अपना बच्चा नहीं देगा, चाहे वो खा सके या ना खा सके, खिला सके या ना खिला सके, लेकिन फिर भी वो बच्चों को अपने हाथ से देगा नहीं। ये विश्वास जमाना बहुत बड़ी बात थी। ये हमारे लिए बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था कि वो हम पर यह भरोसा करें कि इनके बच्चे हमारे यहाँ सुरक्षित हैं, अच्छे हैं, बल्कि जो वो कर पा रहे हैं उससे हम लोग उनका अच्छा विकास कर रहे हैं और पढ़ लिख करके आएंगे बच्चे। तो धीरे धीरे पढ़ाई के प्रति देखिए, अगर किसी को थोड़ी भी जागरूकता धीरे धीरे बनेगी तो वो सबसे पहले ये समझेंगे कि पढ़ाई ज़रूरी है। और हम लोग पढ़ा रहे थे बच्चों को। सबसे पहले ये समझते हैं बच्चे हमारे यहाँ रहते हैं तो हमारे यहाँ खाते पीते अच्छे तो हेल्दी होके जाते हैं। जो उनके पास बच्चे छूट जाते हैं वो हेल्दी नहीं होते हैं। तो ये सब चीज़ों को देख करके एक दूसरे से कंपेयर करवा के कि तुम्हारा बच्चा ऐसा है तो इसको भी भेजो। तो ये सब धीरे धीरे ये चुनौतियों का सामना करना पड़ा। और कुछ परेशानियां आपस में आप समझेंगे कि कोई भी काम करने हम जाएंगे तो दूसरे लोगों को ये परेशानी होती है कि ये काम तो ये कर दे रहे हैं, तो हम लोग NGO हैं तो हम क्या करेंगे। तो उन लोगों को तो उसमें से कुछ ना कुछ आता जाता होगा या जो भी करते होंगे। मैं दूसरे NGO के बारे में कुछ नहीं कहता, लेकिन उनको ये परेशानियाँ ज़रूर होती हैं, ये तो अपने पैसों से कर रहा है। मैंने आज तक एक चीज़ का ध्यान रखा कि सरकारी फंड नहीं लेना है। अगर हम कुछ कर पाएँ तो मुंगे स्टील से ही करेंगे। और इसी बात पर हमें जो हॉस्टल जो मिला है वो हॉस्टल को सारा मेंटेनेंस भी अभी तक हम करवाते हैं। जहाँ 100 बच्चे रहेंगे वहाँ वॉशरूम के टूटेंगे भी, दरवाजे भी टूटेंगे, सामान भी ख़राब होगा, तो जितनी नल टोटी है वो सब भी ख़राब करेंगे ही। लेकिन उनको कैंट का RO लगा के देना है, उनको वॉशिंग मशीन चाहिए, उनके नाई आकर के उनके नाखून हर हफ्ते काटता है कि नहीं, यहाँ तक हमें देखना है। तो कहने का मतलब है कि उनके बाल कटने चाहिए, हो चाहिए धोने, हाँ, नहाने धोने की सारी व्यवस्था होनी चाहिए, कपड़े धुलने चाहिए। तो हर चीज़ की व्यवस्था और साफ़ सफाई वहाँ है कि नहीं, तब फिर उसके बाद आता है कि वो अच्छे से खाना खाते हैं कि नहीं। तो कहने का मतलब है हर चीज़ का अगर जितना ज़्यादा हम ध्यान रखेंगे उतने ही ज़्यादा हमारे पास में ये लोग अच्छे से रह सकेंगे। और हम अब हमारे लिए इस चुनौती में सबसे बड़ी बात है कि बच्चे आगे नहीं बढ़ते, 3, 4, 5 क्लास पढ़ते हैं, उसके बाद फिर भागने लगते हैं, क्योंकि वो तो फिर उनको आगे तक पढ़ाना। इसके साथ साथ में जो लड़कियां हैं, लड़कियां हमारे पास में काफ़ी हैं, उनमें से लड़कियां भी हैं। तो वो ग्रोन अप गर्ल्स के साथ में क्या होता है कि लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, तो वहाँ पर थोड़ा कोई परेशानी ना हो। तो हमने अलग अलग वार्ड तो बनाए हैं कि लड़के एकदम दूसरी तरफ रहते हैं, लड़कियां दूसरी तरफ रहती हैं। लेकिन फिर भी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कुछ परेशानियाँ आने लगती हैं, आप समझ रहे हैं। तो ये परेशानियों को दूर करने के लिए हमने क्या देखा कि जो बच्चियाँ बड़ी हो जाती हैं, 5th क्लास पास कर जाती हैं, जबकि हम चाहते थे कि और भी हम पढ़ाएँ, लेकिन फिर भी उनको अपने हॉस्टल में रख करके हम किसी प्रकार की भी बदनामी नहीं ले सकते। क्योंकि देखिए, आज मैं 15 साल से ये काम कर रहा हूँ, लोग नहीं जानते हैं। हम कहते हैं, अब दूर की बात छोड़िए, गिरिडीह के लोग नहीं जानते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि मुझे इसका प्रचार प्रसार नहीं करना है, लेकिन अगर एक गलती कोई भी मेरी वजह से ना भी हो, कहीं पर कुछ वहाँ पर गलत काम हुआ तो उसकी बदनामी मुझे बहुत मिलने वाली है। मैं इस चीज़ को समझता हूँ, मैं इससे डरता भी हूँ। इस वजह से हमने उन बच्चियों को सब कस्तूरबा में भेजना शुरू किया। जो बच्चियां पढ़ने में अच्छी हैं, जो आगे बढ़ सकती हैं, 5th क्लास पास कर गई हैं, तो उनको ज़रूर कस्तूरबा में ले जाके वहाँ पर एडमिशन करवा देते हैं कि किसी भी हालत में इसके ऊपर हम बच्चियों को अपने पास में नहीं रखेंगे। लेकिन फिर भी 3 बच्चे जो हैं हमारे पास वो 10th पास कर गए हैं। 10th पास कर गए तो मुझे खुशी है कि अभी जब चाहे वो क्लास 4 में उनको नौकरी मिल सकती है। लेकिन ठीक है, सब पढ़ने के बाद अपने अपने विचारों से, अपने अपने समझ से कहाँ चाहेंगे वहीं पर वो अपना कामकाज करेंगे। मैं उनको नहीं फोर्स कर सकता, अपने 10th पास किया तो आप यहाँ पर अभी नौकरी कर लीजिए। और आगे पढ़ना चाहें, वो जैसा करना चाहें, लेकिन 10th पास कर गए हैं 3 बच्चे। और इस साल के रिज़ल्ट में देखता हूँ हम लोग क्या रिज़ल्ट ला पाते हैं। तो चुनौतियाँ देखिए हर जगह हैं। और भी आप समझ लीजिए कि प्रशासन भी, जिस समय में प्रशासन रहते हैं तो जो जिनको अच्छा लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए ठीक है। जिनको किसी प्रशासनिक पदाधिकारी को लगने लगता है कि हम जो चाहते हैं उस तरह से काम करिए। आप हमें एक बात बताएं कि जो काम पहले से मुझे कोई दे दिया गया, सौंप के गए हैं, तो वही प्रशासनिक पदाधिकारी दे के गए हैं। अब उस काम को बीच में अधूरा छोड़ करके, और आप कहते हैं कि CSR में आप वहाँ पर क्यों खर्चा करें, आप यहाँ खर्चा कर दीजिए, इससे ज़्यादा इधर में खर्चा कीजिए। मेरा कहना है कि मैं सब करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो काम मुझे सौंपा गया है और जो काम मैं अच्छे से कर रहा हूँ, आप उसकी अच्छाई को देखिए।
कि उससे किसको फ़ायदा हो रहा है वो देखिए। समाज के एक ऐसे वर्ग को फ़ायदा हो रहा है जहाँ पर कोई नहीं पहुँच पा रहा है। मैं आज भी गारंटी लेता हूँ कि मेरे छोड़ने के बाद वहाँ पर इसका चीज़ का जो है प्रचार प्रसार बहुत कम, और उनके प्रति ध्यान देने के, देखिए मैं जानता हूँ सरकारी बहुत सारी सुविधाएं अब आई हैं, इस तरह के स्कूल भी अभी बने हैं, कुछ बच्चे हमारे यहाँ से भी गए हैं जिनको प्रशासन के तरफ से भी ले जाया गया है कि हम लोग इसको और अच्छा से पढ़ाएंगे। हम ना किसी बात के लिए किसी को मना कर सकते हैं, ना हम किसी बात के लिए कोई किसी चीज़ का मेरा प्रेशर है। मेरा कहना है कि हम अपने काम को अच्छे तरीके से करेंगे, अच्छे जितना अच्छा हो पाएगा, जितना विकास में हम सहयोगी हो पाएंगे हम जरूर इसको करेंगे। चुनौतियाँ तो देखिए हर काम में, एक पान दुकान वाले को भी बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, इसलिए ये तो रहेंगी ही, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास यही है कि जिस तरह से हम अपना बिरहोर विकास समिति में लगे हुए आज 15 साल हो गए, हमारे पास में बच्चों की संख्या इस समय में कुछ घटी है। फिर अब हम जाएंगे टंडा देखेंगे कौन से बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। हम अभी कुछ दिन में 2-4 दिन में निकलने का प्रोग्राम है, तो जा करके उन लोगों से मिलेंगे और बच्चों को ला करके, क्योंकि हॉस्टल हमारा 100 बच्चों के बेड का कैपेसिटी का है, और अच्छे से हम 100 बच्चे के, जिस समय 100 से ज़्यादा भी हो गए थे, 122-23 भी थे, तो भी वहाँ पर हम लोगों ने अच्छे से एडजस्ट करके खिला पिला के अच्छे से रखा। तो बच्चे अभी कुछ घटे हैं, फिर मैं इस बार प्रयास कर रहा हूँ कि बच्चे पूरे हों हमारे पास में और हम और अच्छी से अच्छी सेवा कर पाएँ। सर, बिरहोर जनजाति के बच्चों का भविष्य आप किस प्रकार से देखते हैं? अभी मैं ये देखता हूँ कि सबसे पहली बात है कि ये प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, ये इनकी आबादी बिल्कुल विलुप्त प्राय प्रजाति कहलाती है, ये घट रहे थे। सबसे पहले मेरे लिए खुशी की बात है कि इनकी आबादी अपने ज़िले और आसपास के ज़िले में बढ़ना शुरू हो गई है। जब तक मैं इन्हें नहीं इसमें काम में हाथ लगाया था, उससे पहले के आप मिलवा लीजिए, ये गिनती इनकी घट रही थी, और इसके बाद 2011 के बाद इनकी गिनती बढ़ना शुरू हो गई है। तो सबसे पहली बात ये है कि ये संपर्क में आए सबसे पहले, कि ये लोग की आबादी बढ़ने लग गई, इनका जीवन सुधरने लग गया, और ये लोग धीरे धीरे मुख्य धारा में मिल रहे हैं। अब ये आम आदमी की तरह मुख्य धारा में मिलें, खुद से अपना कामकाज करें और अपने जीवन को खुद से समझें। जैसे हमने इनके सबके घरों में जा करके, जहाँ अब इनके उस समय इंदिरा आवास और अभी प्रधानमंत्री आवास योजना में उनके आवास दिलवाने का हम लोगों ने प्रयास किया कि कुछ भी जितने ही आवास उनको मिल पाएँ। तो जो जैसे भी रहते हैं, और जैसे अपने खुद से भी बना के ये लोग मिट्टी उट्टी का घर जैसे रहते हैं, तो जब सबके घरों में हमने कटहल का पेड़ लगवाना शुरू किया। कटहल के पेड़ में वो लोग अगर कोई बकरी वगैरह पालते हैं तो उसमें पत्ते, कटहल के पेड़ की लकड़ी भी अच्छी है और उसमें फल भी बहुत होता है, जो कि ये लोग बहुत खाते भी हैं। छोटे से कटहल बड़े होने तक ये लोग हर समय कटहल खाते हैं। तो ये सब चीज़ों को हमने जो चीज़ उनको यहाँ लग सके, जिससे उनको ये फ़ायदा हो सके, इस प्रकार के हमने पेड़ लगाना हमारा ऐसे भी मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन में ये काम है हमारा। तो हम लोगों ने कुछ उन लोग के यहाँ भी जा के जितने को गारंटी उनसे लेकर उनको समझा करके, भले अब जितने वो संभाल सके, लेकिन हमने ये प्रयास किया कि ये लोग अच्छे से वो पेड़ों को संभालें। पेड़ काफ़ी बड़े भी हुए हैं और अब अच्छा लगता है कि वहाँ पर रह करके वो लोग अपना कामकाज कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे इनका एक जीवन यापन सुधरेगा और अच्छे प्रगति की ओर है। लोग पढ़ लिख जाएंगे, और थोड़े भी अगर, सबसे पहली बात है कि शिक्षा का विकास वहाँ होगा तो तुरंत इसका प्रचार प्रसार आसपास में बढ़ जाएगा, लोगों को इसका फ़ायदा समझ में आने लग जाएगा, और लोग जितने ज़्यादा शिक्षित होंगे उतनी ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। और मेरा पहला प्रयास है कि हर क्षेत्र में शिक्षा का विकास हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। किसी ने सच ही कहा है कि एक समाज को आगे बढ़ाने के लिए उनकी टांगे पकड़कर पीछे खींचने के बजाय उनके हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। डॉक्टर मोंगिया जी की ये पहल, अथक प्रयास सराहनीय ही नहीं बल्कि अनुकरणीय भी है। सहयोगी अभिजीत के साथ रिपोर्टर अंकिता बर्दियार, सिटी न्यूज़ गिरिडीह।